हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेंटअप एग्ज़ाम के लिए हिंदी क्लास 10th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपका सेंटअप एग्ज़ाम 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। उस सेंटअप एग्ज़ाम में ये सभी हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग बिना सोचे समझे इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम में आपसे यही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की, या फिर मध्य वर्ग की, या फिर निम्न मध्य वर्ग की? ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा डी नंबर, निम्न मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर करती है 20 के दांत। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो इसका भी आंसर डी नंबर ही होगा, जरथुस्ट्र। ठीक है, याद रखना, आंसर इसका भी डी नंबर ही होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इस बार के आपके सेंटअप एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान पर बैठाकर याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, इंद्र का वज्र बना। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? सरहपाद। आंसर होगा इसका बी नंबर। ठीक है, सरहपाद। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा? दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? अगर आप लोग अच्छे तरीके से इस ऑप्शन को पढ़ लेते हो तो इसका आंसर पक्का आप बता सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका भी सी नंबर, अध्यम होता है। ठीक है, अध्यम। ठीक है, दूसरों की नकल कर साहित्य अध्यम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? किस उम्र में मिला था? ठीक है, ऑप्शन है 37 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में, 47 वर्ष की उम्र में, या फिर 2 बार 47 वर्ष दे दिया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, 27 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ला शत्रुज क्या है? लाल शत्रुज क्या है? तो ऑप्शन है नगर है, गांव है, महाविद्यालय है, ईसाई मठ है। ठीक है, तो याद रखना, लाल शत्रु एक ईसाई मठ है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर, याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए। तो अगला क्वेश्चन का आता है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ण का जीवन वर्णित है? तो यहाँ पर मछली पाठ अगर कहे तो मध्य वर्ग होगा, और विष के दांत में अगर कहे तो निम्न मध्य वर्गीय होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मध्य वर्ग होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? ठीक है, तो ऑप्शन है बालाजी मंदिर, संकट मोचन, दादा के पास, विश्वनाथ मंदिर। तो बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाते थे। ठीक है, आंसर याद रखना, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए बालाजी के मंदिर जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखना, आंसर होगा डी नंबर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम के से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और टेलीग्राम के साथ भी बहुत छात्र जुड़ चुके हैं, केवल आप ही बाकी है। आप भी जाइए टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको 2 नंबर या 5 नंबर या हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ में बनाकर अपलोड किया जाता है। सिर्फ आपको वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके कर लेना है, और वहीं से आपको याद करना है। ठीक है, तो जाइए फटाफट टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज हम अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में भरना है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, भाईचारे का दूसरा नाम होता है लोकतंत्र। ठीक है, आप तो बिना सोचे समझे दोस्ती या फिर दुश्मन पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन भाईचारे का दूसरा नाम होता है वो लोकतंत्र होता है। याद रखना। ठीक है, क्या होता है? लोकतंत्र, भाईचारे का दूसरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर व्याकरण से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर होगा सी नंबर, नासिक। नौ से नासिक होगा। ठीक है, नासिक। आप अपने जुबान से एक बार नौ
पढ़ने की कोशिश कीजिए तो न यानी कि नासिक यानी कि नाक के द्वारा हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए न का उच्चारण स्थान नासिक ही होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। स, तो आप अपने जुबान से स पढ़ने की कोशिश कीजिए तो स यानी कि तालु से हम लोग बोल रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ए नंबर तालु। ठीक है, याद रखना। आज मेरा उतना तबीयत अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको जितना चाहे उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, वह मनुष्य में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। आपको तो याद ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से जीता, ये तो सभी आपको याद ही होगा। कर्ता कर्म, तो ठीक आप बता सकते हैं कि में किस कारक की विभक्ति है। में किस कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण में है में पे पर, आपको याद होगा अधिकरण में, तो आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यासे को पानी दो। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर देखिए तो कर्म है ऑप्शन नंबर सी में, तो कर्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कर्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया, नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक है, तो औ जोड़ औ प्लस ई यानी कि आंसर होगा ए नंबर। ठीक है। निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या है। निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आंसर होगा निह प्लस विकार। ठीक है, और यहाँ पर जो डबल बिंदु है इसको हम लोग ह के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको ह पढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राधीन में कौन सा समास है। प्राधीन में कौन सा समास है, तो प्राधीन में तत्पुरुष समास होता है। याद रखना, प्राधीन में तत्पुरुष समास होता है, याद कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है, तो दोस्तों याद रखना, जब भी जैसे माता पिता हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, चाचा चाची हो गया, ये सभी जैसे मिले और बीच में ऐसा जो आपको डैश का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, अगर ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो वो हमेशा द्वंद्व समास ही होता है। लेकिन यह कौन सा समास है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चरित्र चित्रण कौन सा समास है। ये दो ही समास होगा, या तो द्वंद्व समास होगा या पर तत्पुरुष समास होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर डी होगा या फिर ए होगा। ज़रूर हमें इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में दोस्तों अव्ययीभाव समास होता है। आंसर होगा डी नंबर, यथासंभव में अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। अब आ गया अगला क्वेश्चन, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन है प्राण, नल, नीर, प्रवाल। ठीक है, तो 21 का आंसर होगा सी नंबर। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, नीर होता है। ठीक है, ये दो शर्ती है ना जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कलम का पर्यायवाची शब्द क्या है। कलम का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शन है कली, कलश, लेखनी, कमल। ठीक है, तो जो कलम का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है लेखनी। ठीक है, आंसर याद रखना डी नंबर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। कर्मनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो निष्ठ प्रत्यय है। ठीक है, और उपसर्ग पूछे तो कर्म हो जाएगा, अगर प्रत्यय पूछे तो निष्ठ हो जाएगा। ठीक है। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ होता है युद्ध भूमि में मर जाना। ठीक है, युद्ध भूमि में मर जाना वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है, तो धुंध सवार होना। आंसर होगा ए नंबर, धुंध सवार होना। ठीक है, याद कर लेना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए। 26 नंबर प्रश्न का आता है कि कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक हो लिखे, मतलब कि जो सबसे अधिक अर्थ मतलब सही होता है उसी को आपको आंसर में टिक लगाना है। तो ध्यान देना, काम देना का मतलब ध्यान देना। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना क्या है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही है गुरु नानक की रचना है। आंसर याद रखना सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको तो रचना याद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रचना भी आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया, आंसर होगा सी नंबर गुरु नानक। ठीक है। रसकान की भक्ति कैसी थी।
रसखान की भक्ति कैसी थी? तो सगुण थी। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, रसखान वज्र के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है? क्या निछावर करने को तैयार है? तो आंसर होगा तीनों लोग निछावर करने का तैयार है। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको 28 नंबर देखना है। ठीक है, 28वां प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता। इसको तो हम बता ही दिए 28 का आंसर। अब आपको बताना है 31 का आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, सुजान सागर किसी कृति है? मतलब कि सुजान सागर किसकी कृति है? ठीक है, 31 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो घनानंद की है। आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? ठीक है, 32 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ठीक है, घनानंद। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 33। कवि प्रेमकर के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो यहाँ पर आंसर आप सभी बता सकते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ए नंबर होगा, भारतीयता दिखाई नहीं देती है। ठीक है, याद रखना। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता, तो ग्राम्य। आंसर होगा सी नंबर, ग्राम्य से संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिनकर को कैसा कैसा अलंकरण प्रदान किया? भारत सरकार ने दिनकर को कैसा अलंकार प्रदान किया? ठीक है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, पद विभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अज्ञेय किस काव्य के कवि है? अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनका मतलब अज्ञेय का अगर पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन हो जाएगा, और शॉर्टकट उनका नाम होता है, यानी कि साधारण नाम है अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? ठीक है, तो याद रखना 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्रयोगवाद के। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, मानव के रूप में। मानव के रूप में। ठीक है, हमारी नींद के रचयिता कौन है? हमारी नींद जो पाठ है उस पाठ के रचयिता कौन है? तो याद रखना, हमारी नींद पाठ के रचयिता बीरेन डंगवाल। ठीक है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अनामिका हो जाएगा, अनामिका। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अनामिका ये दोस्तों पुरुष का नाम ही है, आप लोग स्त्री का नाम मत समझना, ये अनामिका पुरुष का ही नाम है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 40 नंबर हम देखेंगे। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, वनलता सेन किस कवि के श्रेष्ठ रचना है? तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीवनानंद दास के। किसके हैं? तो जीवनानंद दास के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, आपको तो याद ही होगा, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ईश्वर, पर्वत, हवा, प्रकृति। ठीक है, इसका आंसर आप भी बता सकते हैं, मनुष्य के बिना ईश्वर का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखने वाले हैं। 42 नंबर है, कवि मतलब कि रेनर मारिया रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? और किन किन विधाओं में रचना की है? तो हो जाएगा कहानी और उपन्यास में। आंसर होगा, यानी कि कविता के अलावा कहानी और उपन्यास भी उनका है। ठीक है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो आरती वेंकट अंग्यार। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, 43 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि उनका साधारण नाम क्या है? तो आरती वेंकट अयंगार। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, आपसे मतलब कि हिंदी के जो वर्णिका है जिसमें 5 चैप्टर है और 5 कहानी है, उस मतलब कि 5 चैप्टर से भी 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णिका से भी। ठीक है, लोग हाँफते हुए दौड़ने लगे। लोग हाँफते हुए दौड़ने लगे, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो टोले की ओर। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर। मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ थी उदास, प्रसन्न, पागल या फिर उद्विग्न? तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का सही जवाब हो जाएगा। 45 का सही जवाब क्या होगा? माँ मंगू को अस्पताल ले जाते समय क्या थी? प्रसन्न थी, प्रसन्न तो नहीं होगी, ना ही उदास होगी, ना ही पागल होगी, उद्विग्न थी। आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले दिन पापति को था। तो पहले दिन पापति को तेज बुखार हुआ था। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुखार। पहले दिन पापति को बुखार था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। तो यह मतलब हिंदी को वर्णिका के अंतिम चैप्टर का नाम है, तो सावर दैया हो जाएगा। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक सावर दैया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। किसी विषय को विशेष रूप में जानने वाला के लिए एक शब्द है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है। तो आंसर क्या होगा, 48 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विशेषज्ञ। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसे ही और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने सेंटअप एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा और बहुत ही कम समय बाकी है आपके सेंटअप एग्जाम में। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यह क्वेश्चन केवल सेंटअप एग्जाम में ही पूछेगा, ये बल्कि आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। इसलिए आप लोग दोनों के लिए अच्छे तरीके से तैयारी रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर याद कर लीजिएगा तो इसमें से आधा क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछ देगा और आधा जो बाकी क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट जो मेन रहेगा क्वेश्चन, वो आपसे मेन बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्र इस वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन को याद भी जरूर कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, वहाँ पर आपको हम हो सकता है तो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो और एक एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है।